मैं आर के सूरड़कर, पीजीटी ज्योग्राफी, जवाहर नवोदय विद्यालय जालना। मैं आज आपको प्रवास के अंतर्गत प्रकार, कारण और परिणाम, जिसे हम लोग माइग्रेशन, टाइप्स, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस के नाम से जानते हैं। प्यारे छात्रों, यह अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 12 के अंतर्गत लेसन नंबर 2 इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी के अंतर्गत यह अध्याय आता है। तो आज हम लोग प्रवास, कारण और परिणाम के अंतर्गत कुछ तथ्यों को देखेंगे। प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास जनसंख्या के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। इसकी सिंपल सी व्याख्या है, जनसंख्या के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। लेकिन इसके आधार कौन से, उसका जिसे गणना कहते हैं, उसका आधार कौन सा है? तो उसके दो आधार है, जन्म का स्थान और निवास का स्थान। जन्म का स्थान मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जिसका जहां पर जन्म होता है उसको जन्म का स्थान कहते हैं। लेकिन वही स्थान छोड़कर अगर वो किसी कारण की वजह से दूसरे जगह पर जाकर बसता है तो उसको निवास का स्थान कहलाते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत कुछ बातें हम देखेंगे। प्रवास के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं। सन 2001 की जनगणना में भारत में 50 लाख व्यक्ति अन्य देशों से प्रवासियों के रूप में आए हैं, जिनमें सबसे अधिक जनसंख्या बांग्लादेश से आए लोगों की है। भारत के लगभग 2 करोड़ लोग प्रवासी बनकर विश्व के लगभग 110 देशों में फैले हुए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा राज्य प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य से उत प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। नगरीय समूहों में बृहद मुंबई में सर्वाधिक जनसंख्या में प्रवासी आए हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं इंपॉर्टेंट। चलो छात्रों, हम प्रवास के प्रकार देखते हैं। मुख्य रूप से प्रवास के दो प्रकार है, एक है आंतरिक प्रवास और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास का अर्थ यह होता है कि हमारे ही देश की सीमाओं के अंतर्गत लोग प्रवास करते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का अर्थ यह होता है कि अपना देश या अपने देश की सीमाओं को छोड़कर लोग बाहरी देशों में प्रवास करते हैं। आज हम मुख्य रूप से आंतरिक प्रवास के बारे में जानकारी देखेंगे। आंतरिक प्रवास दो प्रकार का होता है, एक अंतरराज्यीय प्रवास और दूसरा है अंतरराज्यीय प्रवास। अंतरराज्यीय प्रवास का मतलब होता है अपने ही राज्यों के सीमाओं के अंतर्गत प्रवास करना। और अंतरराज्यीय प्रवास की व्याख्या यह है कि कोई भी व्यक्ति अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में प्रवास करता है। तो इस प्रकार अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय प्रवास, ये मुख्य रूप से दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। उसमें से अंतरराज्य के अंतर्गत की भारत में आंतरिक प्रवास की धाराएं देखने को भी हमें यहां मिलती है। मुख्य रूप से 4 धाराएं हैं। ग्रामीण से ग्रामीण एक प्रवास धारा है, दूसरी ग्रामीण से नगरीय, तीसरी नगरीय से नगरीय और चौथी नगरीयों से ग्रामीण। ग्रामीण से ग्रामीण इस प्रवास धाराओं में श्री सबसे प्रवास में मुख्य रूप से अधिक आती है, क्योंकि हमारे देश के अंतर्गत विवाहों के अंतर्गत स्त्री पुरुषों की तरफ मतलब अपने पति के साथ प्रवास के अंतर्गत वो अपना मूल गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाती है। दूसरी बात, ग्रामीण से नगरीयों में पुरुष प्रमाण सबसे अधिक यहां देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कुछ वह कारक है जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ वहां परिस्थिति
नेगेटिव रहती है। इस वजह से ये लोग अपना क्षेत्र छोड़कर नगरियों की तरफ चले जाते हैं। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। नगरियों से नगरीय का मतलब होता है, इसमें भी पुरुष का प्रमाण सबसे अधिक है। इसमें जो लोग रोजगार के लिए या अन्य कारणों के लिए नगर के अंतर्गत प्रवास करते हैं, लेकिन वहां उनको अन्य अधिक से अधिक आगे की सुविधाएं मिलती या संधियां मिलती, वो लोग एक नगर को छोड़कर दूसरे नगर में प्रवास करते। इसके पीछे भी अधिक धन या ज्यादा से ज्यादा उनको आय की ही स्थिति देखने को मिलती है। चौथा जो कारण है नगरियों से ग्रामीण, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरियों की तरफ या नगरियों से महानगरियों की तरफ जब प्रवास करते हैं, तो वहां जाकर उनके जो आर्थिक आमदनी के साधन पूरे हो जाते, तो वो लोग अपने गांव की तरफ फिर से प्रवास करते। इस वजह से नगरियों से ग्रामीण की तरफ ये चौथी धारा हमको देखने को मिलती है। तो भारत में आंतरिक प्रवास की मुख्य रूप से ये चार धाराएं है। अब हम इसमें देखते हैं उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान। उसमें दो जो डायग्राम बताए हैं, तो उद्गम स्थान का मतलब होता है वह स्थान जहां लोग उनका मूल स्थान है, और गंतव्य स्थान का मतलब होता है उद्गम स्थान को छोड़कर कुछ लोग प्रवास के रूप में जहां पर उनको जाना है, हो सकता है रोजगार के लिए, हो सकता है शिक्षा के लिए, हो सकता है चिकित्सा के लिए। तो ऐसे कई कारणों की वजह से उद्गम स्थान को छोड़कर लोग गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये डायग्राम के अंतर्गत आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, एक है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक को पुश फैक्टर कहते हैं, अपकर्ष कारक को पुल फैक्टर कहते हैं। प्रतिकर्ष कारक जो होते हैं ये किसी भी व्यक्ति को उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं, उसको हम कहते हैं नेगेटिव फैक्टर या पुश फैक्टर, उसको ढकेलने वाले फैक्टर बोलते हैं। इनका सामान्य रूप से ये परिणाम देखने को मिलता है कि वह परिस्थिति जो वहां पर उस क्षेत्र के लोगों के लिए वो उद्गम स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य करती है। तो देखते पहला प्रतिकर्ष कारक, लोग ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ से शहर की तरफ क्यों जा रहे। पहली बात आती है गरीबी। आज हमारे देश के अंतर्गत गरीबी के प्रमाण सबसे ज्यादा है और उसके पीछे कारण है बेरोजगारी। तो मुख्य रूप से लोग रोजगार पाने के लिए शहर की तरफ चले जाते हैं। दूसरी बात आती है कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या तो अधिक होती है, लेकिन उतने पैमाने पर उनके पास भूमि का क्षेत्र नहीं होता, जिस वजह से ये लोग अपना भूमि का क्षेत्र के अंतर्गत जो उत्पाद प्राप्त करते वो कम होता है, लेकिन फिर भी कोई रोजगार न होने के कारण ये लोग वहीं पर अपने छोटे भूमि के टुकड़े पर ज्यादा काम करते हैं। इस वजह से उनको आमदनी का प्रमाण बहुत कम होता है, तो अतिरिक्त लोग रोजगार के लिए दूसरी तरफ जाने के लिए बाध्य होते हैं। बेरोजगारी इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत के लोगों के लिए ये बेरोजगारी एक पुश फैक्टर के रूप में काम करती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की रोजगारी का जो पर दिन का जो मुबदला है वो भी बहुत कम मिलता है, तो शहर की तरफ वो अधिक मिलता है। इसलिए ये प्रतिकर्ष कारक भी मुख्य रूप से बेरोजगारी रूप में हमारे सामने आता है। नेक्स्ट बात आती है स्वास्थ्य सेवाओं शिक्षा सुविधाओं का अभाव। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव सामान्य रूप से देखने को मिलता है। अच्छे डॉक्टर की सुविधा, अच्छे अस्पताल की जो सुविधा है वो वहां पर नहीं रहती है। शिक्षा भी बहुत नगण्य होती है, बहुत कम शिक्षा के स्कूल वहां देखने को मिलते हैं, और अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग अपना क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहर की तरफ चले जाते हैं। ये मुख्य रूप से पुश फैक्टर के रूप में काम करता है। अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव का मतलब होता है बड़े पैमाने पर जो चीज लोगों को मिलना चाहिए, अच्छा मकान मिलना चाहिए, अच्छी सुविधा मिलना चाहिए, वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती। उसको प्राप्त करने के लिए वो लोग, वहां के स्थानीय लोग अपना क्षेत्र छोड़कर शहर की तरफ चले जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी मुख्य रूप से यहाँ आपको देखने को मिलेगी। प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र या कोई बाढ़ वाला क्षेत्र,
ये इन लोगों के लिए एक आपदा बनी रहती है। तो वो क्षेत्र छोड़कर शहर की तरफ अगर आप ये लोग चले जाते हैं तो उनके लिए कोई समस्या वहां देखने को नहीं मिलती है। युद्ध, अशांति, राजनीतिक अस्थिरता ये भी कारक मुख्य रूप से पुश फैक्टर के रूप में आते हैं। लोग वहां उस परिस्थिति के अंतर्गत बहुत तंग आते हैं और उस क्षेत्र को छोड़कर शांति के लिए ये लोग उस क्षेत्र को छोड़ने के बाद वह क्षेत्र ढूंढते हैं जहां पर उनको शांति या उस प्रकार की कुछ सुविधा मिले। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपकर्ष कारक, जिसे हम लोग कहते हैं पुल फैक्टर। अपकर्ष कारक मतलब होता है वह परिस्थिति लोगों को अपने तरफ आकर्षित करती है, उसको कहते हैं अपकर्ष कारक। ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर के तरफ क्यों आते हैं, उसको कहते हैं वो खिंचाव वाले कारक। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो नहीं होता वो शहर के तरफ आपको अधिक देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि रोजगार के बेहतर अवसर ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय शहर के तरफ या नगरों में अधिक होते हैं, इसलिए लोग रोजगार के लिए शहर की तरफ आते हैं। नियमित काम का मिलना, ग्रामीण क्षेत्रों में समय के साथ जो उनकी रोजंदारी है कम अधिक होती है। हमारे देश के अंतर्गत मानसून है, मानसून के समय जब आता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। मानसून चले जाने के बाद ये लोग बेरोजगार होते हैं, लेकिन उस प्रकार की परिस्थिति शहरों में नहीं होती। हर दिन लगातार काम मिलना इन लोगों के रोजगार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मायने रखता है। ऊंचा वेतन, ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त यहाँ पर अच्छे शहरों में अच्छा ऊंचा वेतन मिलता है, जिस वजह से लोगों की आमदनी भी बढ़ती है। शिक्षा के बेहतर अवसर, ग्रामीण क्षेत्रों की जो निगेटिव फैक्टर है वो शहर की तरफ नहीं है। अच्छे और बड़े पैमाने पर शिक्षा के बेहतर अवसर और अच्छे कॉलेजेस, अलग अलग प्रकार के अब जैसे कहेंगे हम लोग बड़े पैमाने पर शिक्षा के लिए लोगों के लिए जो सुविधा है वो शहर के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शहर की तरफ बड़े बड़े अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है और अच्छी सुविधा इन शहरों के अंतर्गत है। इस वजह से लोग जो बीमार होते हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए शहर की तरफ चले आते हैं। मनोरंजन के स्रोत, ये भी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है। तो मनोरंजन के स्रोत के रूप में अच्छे थिएटर्स, सिनेमा देखने के लिए लोग और अच्छी मनोरंजन की अन्य सुविधा, खेल मैदान, इसके लिए भी लोग बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के अंतर्गत चले आते हैं। शांति व स्थायित्व शहर की तरफ देखने को मिलता है, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी देखने को मिलती है और जो जिसे कहेंगे हम लोग जिसे पुश फैक्टर के अंतर्गत युद्ध, शांति, राजनीतिक अस्थिरता वो शहर की तरफ देखने को नहीं मिलती। इसलिए लोग शहर की तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होते हैं और इस प्रकार प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, इस प्रकार का क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर की तरफ प्रवास करते हैं। तो प्रवास करने के लिए जो कारक के रूप में है, एक निगेटिव कारक है और एक पॉजिटिव कारक है। पॉजिटिव है अपकर्ष कारक, निगेटिव है प्रतिकर्ष कारक। चलो आगे आगे का पॉइंट देखते हैं। वही पॉइंट है, लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों के और प्रवास क्यों करते हैं। तो उसमें से फिर 5 पॉइंट आते हैं। उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है। वहां प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत की बहुत सारी शिक्षा की स्थिति रहती है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहर की तरफ चले आते हैं। दूसरा पॉइंट है रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत बेरोजगारी, ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। शहर के अंतर्गत बेरोजगारी के लिए बहुत सारी संधियां लोगों को प्राप्त होती है, अच्छे रोजगार मिलते हैं, अच्छी रोजगार की प्रतिदिन की आमदनी भी अच्छी मिलती है, इसलिए लोग प्रवास करते हैं। अच्छी चिकित्सा सुविधा हेतु अब देखते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग अपना क्षेत्र छोड़कर, क्योंकि वहां पर चिकित्सक सुविधाओं का अभाव होता है और शहर की तरफ ये सब आपको देखने को मिलेगा और इस वजह से लोग अपना क्षेत्र छोड़कर यहाँ पर प्रवास करते हैं। उच्च जीवन स्तर हेतु ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण जीवन स्तर रहता है, सामान्य खान पान की स्थिति रहती है, लेकिन शहर की तरफ इस प्रकार का जीवन देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा जीवन स्तर मिलता है, अच्छी सब्जियां, खान पान की अच्छी व्यवस्था, प्रवास की अच्छी व्यवस्था, रहन सहन का अच्छे स्तर, ये लोगों को आकर्षित करता है, इसलिए लोग प्रवास करते हैं।
मनोरंजन के लिए भी लोग प्रवास करते हैं। शहर के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अच्छे अच्छे थिएटर्स होते हैं, नाटकों का अच्छा बंदोबस्त होता है, अच्छे अच्छे गार्डन होते हैं और लोगों के लिए बहुत सारे खेलों के मैदान होते हैं। इसलिए लोग शहर की तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होते हैं या प्रवास करते हैं। तो ऐसे 5 कारक आपको देखने को मिलेंगे लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास क्यों करते हैं। ये जो आपके सामने एक संकल्पना चित्र दिख रहा है और ऊपर लिखा है मैंने, ग्रामीण प्रवास के कारण नगरों में निम्न समस्याएं देखने को मिलती है। तो बीच में जो एक डायग्राम है उसके लिए अंतर्गत समस्या है, और ग्रामीण क्षेत्रों से जब लोग शहर की तरफ प्रवास करते हैं या शहर की तरफ जाकर बसते हैं तो वहां पर कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है। पहली समस्या आती है आवास की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जब वहां पर चले जाते हैं तो वो मुख्य रूप से बेरोजगार होते हैं। उनके लिए वहां जाकर मकान लेना बहुत समस्या भरा होता है, इसलिए ये लोग आवास के लिए कहीं भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो ये वहां पर एक समस्या है। दूसरी है रोजगार की समस्या। बहुत सारे लोग शहर की तरफ आते हैं, हर एक को रोजगार मिलना भी बड़ी समस्या बन जाती है, और समस्या इसलिए बनती है कि आने वाले लोगों का प्रमाण अधिक है और रोजगार की वहां पर उपस्थिति या स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए ये एक समस्या आपको देखने को शहर में मिलेगी। 3, यातायात की समस्याएं। यातायात प्रवास के साधन। गांव से आए हुए लोग जब शहर में निवास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रोजगार के लिए, रोजंदारी के लिए, आमदनी के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानीय क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, इसलिए यातायात की समस्या वहां पर एक समस्या, एक कॉमन बात है। चौथी बात आती है आधारभूत सुविधाओं का अभाव। आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत मकान, खान पान या प्रवास की स्थिति, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत की बात है। लेकिन वहां पर आपको अभाव देखने को मिलेगा क्योंकि सबके लिए इनके पास रोजगार की कमी एक मुख्य कारण होता है, धन का अभाव इनके पास बहुत कम होता है, इस वजह से धन की कमी ही उसके लिए समस्या बन जाती है। 5वां कारक के रूप में आता है स्वास्थ्य व सफाई की समस्या। स्वास्थ्य व सफाई की मुख्य समस्या झुग्गी झोपड़ियों में ज्यादा देखने को मिलती है। ये लोग एक ही मकान के अंतर्गत 2-2, 4-4, 5-5 लोग एक साथ रहते हैं। उनकी अपनी जो पर्सनल हाइजीनिक परिस्थिति बहुत गड़बड़ा जाती है और वहाँ स्वास्थ्य और सफाई की समस्या आपको देखने को मिलेगी। झुग्गी झोपड़ियों के अंतर्गत रोड की, गटारों की या मलबे की अवस्था बहुत ही कॉमन दिखाई देगी आपको। और जो छठवां जो मुद्दा आता है अपशिष्ट निपटान की समस्या। अपशिष्ट का मतलब होता है कचरा या मलमूत्र की निपटान की समस्या वहां पर सामान्य रूप से देखने को मिलती है। तो वहां पर भी एक गंदगी भरा एक पर्यावरण बन जाता है पास का, जिस वजह से शहर के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ियों में अपशिष्ट निपटान की एक सामान्य समस्या आपको देखने को वहां पर मिलेगी। तो अगर आपको परीक्षा के लिए ग्रामीण प्रवास के कारण नगरों में निम्न समस्या देखने को मिलती है, जिस प्रकार मैंने आपके जो सामने रखी है, तो इसके लिए एक कॉमन प्रश्न आ जाता है, ग्रामीण प्रवास के कारण नगरों में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये जो 6 समस्या आपके सामने मैंने रखी है, आप उसका विस्तार रूप देकर बहुत अच्छा बड़ा प्रश्न उसके ऊपर प्रश्न का उत्तर भी आपके लिए बन सकता है। तो छात्रों, इसके अंतर्गत गृहपाठ के लिए मैंने आपके लिए प्रश्न दिए हैं। प्रवास का क्या अर्थ है, जो मैंने आपको पहले ही लिख के दिया था। दूसरा प्रश्न है भारत में आंतरिक प्रवास की धाराएं बताइए। ये सीबीएसई के लिए 2009 के लिए प्रश्न भी आया था। तो भारत में आंतरिक प्रवास की धाराएं जो मैंने आपके सामने रखी थी, 4 धाराएं, आप उसका आधार लेकर उत्तर अच्छा बना सकते हैं। प्रवास के प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारकों की चर्चा कीजिए। वो बहुत अच्छा डायग्राम भी आपके सामने लिखा है, मैंने बनाया है। मैंने आपकी इस डायग्राम के अंतर्गत प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष के कारक की चर्चा कीजिए, तो उस प्रकार भी आप उसके अंतर्गत का उत्तर लिख सकते हैं। प्रवास के आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम स्पष्ट कीजिए। तो ये भी बहुत प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों में से आपको उत्तर उसमें से मिल जाएगा।
प्रवास के प्रत्यक्ष व अपकर्ष कारक क्या है? वही मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपको इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है। बृहद मुंबई में सर्वाधिक प्रवास आने के क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है और उसके पीछे कारण है बेरोजगारी। मुख्य रूप से रोजगार प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पर प्रवास करते हैं। किस राज्य में स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण विवाह नहीं है? जब हमने भारत में आंतरिक प्रवास की धाराएं जो लिखी है उसमें से जो पहला कारक है कि मुख्य रूप से प्रवास का मुख्य कारण है विवाह, जिस वजह से ज्यादा स्त्रियां ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करती है और उसके पीछे कारण रहता है विवाह। लेकिन एक अपवाद के रूप में देखेंगे तो मेघालय ऐसा राज्य है जहां पर इस प्रकार की प्रथा देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने ये 7 प्रश्न लिखे है गृहपाठ के लिए, आप इसका पढ़ाई करो, परीक्षा के हेतु से बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ है और अगले अध्याय के अंतर्गत मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा।